Good morning, students. Today we are starting our chapter number 8 from Freshwater Fish Culture Paper 2. The name of the chapter is Physiology of Reproduction. Physiology means how the reproductive system work. means हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वर्किंग के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. फिजियोलॉजी मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क. मीन्स वर्किंग कैसा होता है उसे हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी. और फिजियोलॉजी हम किसके पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का. अभी फिश में जो रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है तो उसकी फिजियोलॉजी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. टॉपिक्स टू कवर in this chapter. We will study reproductive physiology of fishes and ecological influence on maturation and spawning. इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी पढ़ेंगे फिशेस की, कैसे होता है उसमें रिप्रोडक्शन और उनके ऊपर इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस कैसे होता है मैचुरेशन पे, स्पॉनिंग पे. ठीक है, मैचुरेशन मीन्स जब फिशेस मैच्योर होती है, जब उनमें गोनैड्स डेवलप होते हैं तो तब उन्हें मैचुरेशन का पीरियड बोला जाता है उस टाइम पे. और स्पॉनिंग मीन्स एग्स ले करती है फिशेस, स्पॉन करती है, ब्रीड करती है. तो इन पर जो इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस कैसा पड़ता है वो हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंडोक्राइन फिजियोलॉजी. इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में एंडोक्राइन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे. और जो ये थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का, टेक्निक्स ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग. तो ये जो टॉपिक है ये हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है सिलेबस से. इसीलिए हम ये दो जो टॉपिक है आगे के, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी ऑफ फिशेस एंड इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन मैचुरेशन एंड स्पॉनिंग, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे और उसके बाद हम एंडोक्राइन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो स्टार्ट करते हैं. रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी ऑफ फिशेस. फिश आर जनरली बायसेक्सुअल एनिमल. द स्पर्म एंड एग्स डेवलप इन सेपरेट गोनैड्स, दैट इज टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल. मीन्स बायसेक्सुअल एनिमल क्यों बोला गया है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, दोनों भी सेक्स एक इसमें प्रेजेंट होना, जैसे फ्लावर्स में वगैरह होता है यूनिसेक्सुअल है. बट फिशेस में ऐसा नहीं होता, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं. तो स्पर्म और एग्स डेवलप होते हैं. जो स्पर्म्स होते हैं वो मेल्स में डेवलप होते हैं और एग्स होते हैं जो फीमेल्स में डेवलप होते हैं. तो अलग सेपरेट गोनेट्स में ये फॉर्म होते हैं. दैट इज टेस्टिस इन मेल. मेल में क्या होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस, एंड ओवरीज इन फीमेल. फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है ओवरीज. तो अभी हम दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले फिश के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम पढ़ेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स in fish consist of a pair of testes which are elongated and flattened structure situated on either side ventral to the kidney in the posterior region of the abdominal cavity. तो अभी सबसे पहले आपको बताया गया है कि ये ऑर्गन प्रेजेंट कहाँ रहता है, कैसा होता है. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो किससे बना होता है, कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस विच आर इलोंगेटेड. कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, एंड फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है उनका. और सिचुएटेड ऑन आइदर साइड मीन्स दोनों भी बाजू में होती है बॉडी के. वेंट्रल टू द किडनी मीन्स किडनी के अंदर साइड होती है. इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी मीन्स एब्डोमिनल कैविटी के बाद क्या आता है, रिप्रोडक्टिव एरिया आता है. तो पहले एब्डोमिनल कैविटी होती है, बाद में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. टेस्टिस अटैच टू द बॉडी वॉल एंड द एयर ब्लैडर
बाय मीन्स ऑफ मेसोर्चिया। तो टेस्टिस किससे अटैच होता है? बॉडी वॉल और एयर ब्लैडर से होता है अटैच, और बाय किसके थ्रू होता है? बाय मीन्स ऑफ मेसोर्चिया। मेसोर्चिया क्या होती है? फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसे हम फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम भी कहते हैं। बोथ द टेस्टिस मे बी और मे नॉट बी इक्वल इन साइज। तो टू पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, इसीलिए दोनों जो टेस्टिस होती है वो एक तो इक्वल हो सकती है या फिर मे नॉट बी इक्वल नहीं भी हो सकती है साइज में। स्पर्म डक्ट फ्रॉम ईच टेस्टिस जॉइन टुगेदर पोस्टीरियरली एंड ओपन इनटू द यूरोजेनाइटल पेपिला। तो स्पर्म डक्ट, दोनों जो टेस्टिस होती है उसके अंदर स्पर्म डक्ट प्रेजेंट होती है। जैसे आपने ह्यूमन में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें भी सेम थोड़ा बहुत ऐसे ही होता है। तो स्पर्म डक्ट जो होती है फ्रॉम ईच टेस्टिस, दोनों भी टेस्टिस से पोस्टीरियर साइड में आके ज्वाइन होती है, एक साथ मिलती है, एंड ओपन इनटू यूरोजेनाइटल पेपिला, और यूरोजेनाइटल पेपिला में वो ओपन होती है स्पर्म डक्ट। एंटायर मार्जिन ऑफ द टेस्टिस शो इंडेंटेशन, these become prominent during the breeding season। तो दोनों जो टेस्टिस होती है उसमें जो मार्जिन होती है, एंटायर मार्जिन, वो उसमें क्या होती है? ब्लैंक स्पेस। इंडेंटेशन मीन्स ब्लैंक स्पेस होती है। दिस बिकम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। तो जब ब्रीडिंग सीजन होता है उनका, ठीक है, एग्स ले करने का, स्पॉनिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन जब होता है, तब वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, वो जो ब्लैंक स्पेस होती है टेस्टिस में, जो मार्जिन होती है टेस्टिस की, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको टीएस ऑफ मैच्योर टेस्टिस का डायग्राम आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसमें टीएस शो किया गया है, ट्रांसवर्स सेक्शन जिसे हम कहते हैं, जिसमें देखिए वॉल ऑफ टेस्टिस है सबसे पहले, उसके बाद स्पर्मेटोजिया है, उसके बाद स्पर्म्स प्रेजेंट है अंदर, उधर स्पर्म के नीचे ही दिया है स्पर्मेटिड्स, और इस साइड में देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रेजेंट है, स्पर्मेटोजिया, इंटरस्टिशियल सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये एक टीएस स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। बट अगर आप यहाँ पे देखो दूसरा जो स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे आपको अच्छे से स्ट्रक्चर दिया गया है, अच्छे से टीएस का स्ट्रक्चर दिया गया है, और ये है टेस्टिस की फुल व्यू। मीन्स इसको ट्रांसफर सेक्शन करके आपको ये इमेज दी गई है इसका टीएस। मीन्स यहाँ से अगर हम कट करते हैं तो वो कैसा दिखता है। तो देखो यहाँ पे पूरा दिया है, जनवरी में कैसी होती है, फेब में कैसी होती है, और कब बारिश के टाइम पे मैच्योर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद स्पॉनिंग होने के बाद वो फिर से क्या हो जाती है? इमैच्योर फेज़ में आ जाती है। तो ये सब स्ट्रक्चर दिया है। यहाँ पे देखो अच्छे से मैच्योर फेज़ दिख रहे हैं टेस्टिस के। उसके बाद ये स्पेंट फेज़ मीन्स जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग्स का, तब मीन्स एग्स पे जो मेल फिश है वो स्पर्म रिलीज़ करती है, और स्पर्म रिलीज़ करने के बाद जो टेस्टिस है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाता है, तब वो इमैच्योर फेज़ में होती है। टेस्टिस इन फिशेस में बी लोब्यूलर और ट्यूब्यूलर। तो फिशेस में जो टेस्टिस होती है वो लोब्यूलर होती है या ट्यूब्यूलर हो सकती है। ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेमिनिफेरस लोब्यूल्स। तो ये देखिए यहाँ पे लोब्यूल्स का स्ट्रक्चर दिया है। ये जो है ये क्या है? एक लोब्यूल है। यहाँ पे भी आपके बुक में पेज नंबर 95 पे ये स्ट्रक्चर दिया है। ये है लोब्यूल, एक
ठीक है, ये लोब्यूल है। दिस लोब्यूल आर क्लोजली बाउंड टुगेदर बाय अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होती है? थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जैसे आपने पहले वाले डायग्राम में देखा होगा, तो कनेक्टिव टिश्यू उसमें प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा। लोब्यूल्स ओपन इनटू स्पर्मेटिक डक्ट। तो लोब्यूल किस में ओपन होता है? स्पर्मेटिक डक्ट में। दिस डक्ट इज लाइन बाय सेक्रेटरी एपिथेलियम। और जो स्पर्मेटिक डक्ट होता है उसमें वो किससे लाइन अप होता है? सेक्रेटरी एपिथेलियम सेल्स से। लोब्यूल्स आर सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। लोब्यूल हमने अभी पढ़ा, सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यूज। ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज होती है यहाँ पे इसके आजू बाजू में। एंड इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स होती है यहाँ पे। In the lobules, primary spermatogonia undergo meiotic division to produce a cyst. तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि उनका डिवीजन होते रहता है, मायोटिक डिवीजन होता है, और वो डिवीजन हो के एक सिस्ट फॉर्म हो जाता है। वहाँ पे बहुत सारे सेल का, स्पर्म सेल का यहाँ पे सिस्ट फॉर्म हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? सिस्ट कंटेनिंग स्पर्मेटोगोनियल सेल, जिनमें स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होते हैं, मीन्स स्पर्म्स होती है। ड्यूरिंग मैचुरेशन पीरियड सिस्ट एनलार्ज एंड रप्चर टू लिबरेट स्पर्म इन द ल्यूमेन। तो जब वो मैचुरेशन पीरियड आता है तब क्या होता है? सिस्ट एनलार्ज होता है, सिस्ट बढ़ता है, और वहाँ पे वो रप्चर हो जाता है, मीन्स फट जाता है, और टू लिबरेट स्पर्म इन द ल्यूमेन। और जो स्पर्म्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म जो फॉर्म हुए हैं वो ल्यूमेन में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं ऑफ द लोब्यूल। ठीक है, तो ड्यूरिंग मैचुरेशन पीरियड सिस्ट एनलार्ज एंड रप्चर टू लिबरेट स्पर्म इन द ल्यूमेन ऑफ द लोब्यूल। तो ये लोब्यूल है और उसका ये ल्यूमेन है। ल्यूमेन ओपन इनटू द स्पर्म डक्ट। और ल्यूमेन किस में ओपन होता है? फिर स्पर्म डक्ट में। इन द ट्यूब्यूलर टेस्टिस लोब्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट। तो लोब्यूलर टेस्टिस में लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ट्यूबुलर टेस्टिस होती है तो उसमें लोब्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। बट द ट्यूब्यूल्स आर अरेंज रेगुलरली बिटवीन द एक्सटर्नल प्रोप्रिया एंड द सेंट्रल कैविटी। तो उसमें अरेंजमेंट ही ऐसी होती है ट्यूब्यूल्स की, जिसमें लॉब्यूल्स नहीं होते बट ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो भी उन सेम वर्क करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया आर प्रेजेंट एट द डिस्टल एंड। यहाँ पे चल रहा है हमारा Spermatogonia are present at the distal end of the tubules below the tunica albuginea। तो tunica albuginea के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, एट द डिस्टल एंड ऑफ ट्यूब्यूल्स। ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड रेस्टिंग जर्म सेल बिकम एक्टिव एंड डिवाइड टू प्रोड्यूस स्पर्म मदर सेल और नेस्ट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। तो ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड, जब ग्रोथ होती है फिशेस की, तब जो जर्म सेल है वो रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं। तो जो जर्म सेल है उस टाइम पे एक्टिव हो जाते हैं और डिवाइड होना चालू होते हैं टू प्रोड्यूस स्पर्म मदर सेल। तो सबसे पहले स्पर्म मदर सेल वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, और नेस्ट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, या फिर उसे नेस्ट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। द स्पर्मेटोगोनिया लार्ज एंड स्पेरिकल इन शेप। तो स्पर्मेटोगोनिया कैसे होता है? लार्ज होता है और स्पेरिकल इन शेप होता है। न्यूक्लियस इज लार्ज, राउंड एंड सेंट्रली लोकेटेड। न्यूक्लियस लार्ज होता है, राउंड होता है, और सेंटर में प्रेजेंट होता है स्पर्मेटोगोनिया में। न्यूक्लियस इज डिस्टिंक्ट, मीन्स डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस वहाँ पे प्रेजेंट होता है।
स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड्स एंड गिव राइज टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वहाँ पे फॉर्म होता है। लेटर ऑन स्पर्मेटोसाइट अंडरगो वेरियस स्टेजेस ऑफ डिवीजन एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी क्या होते हैं, वेरियस सेल डिवीजन होते रहते हैं, अलग अलग स्टेजेस वहाँ पे आती है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन डिवाइड टू गिव राइज टू स्पर्मेटिड्स। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और डिवाइड होते हैं और वो किसे राइज करते हैं, स्पर्मेटाइड्स। स्पर्मेटाइड्स आर स्मॉल एंड possess एन इलिप्टिकल न्यूक्लियस। स्पर्मेटाइड कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं और उसमें इलिप्टिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फाइनली स्पर्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड से फाइनली स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म आर फर्दर रिड्यूस इन साइज। स्पर्म फिर बाद में साइज में और छोटे हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहाँ पे ये स्पर्मियोजेनेसिस की डेफिनेशन दी गई है। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस मीन्स, मेटामॉर्फोसिस का मीनिंग क्या है, चेंज। ठीक है, स्पर्मेटिड का चेंज किस में होना, एक स्पर्म में होना, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो जब लॉब्यूलर टेस्टिस होती है तब लॉब्यूल में स्पर्म फॉर्म होते हैं, सिस्ट फॉर्म होता है, फिर सिस्ट फट जाता है जब वो ल्यूमेन में आता है और फिर ल्यूमेन से स्पर्मेटिक डक में जाता है। तो ऐसे लॉब्यूल में प्रोसेस होता है। तो वहाँ पे भी स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी ट्यूब्यूलर टेस्टिस है उसमें भी स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है। पर यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है सेल डिवीजन होके, उसके बाद यहाँ पे स्पर्मेटिड फॉर्म होता है और स्पर्मेटिड से स्पर्म फॉर्म होता है। तो जब स्पर्मेटिड से स्पर्म फॉर्म होता है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। एट द एंड स्पर्मियोजेनेसिस द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर पैक्ड विथ स्पर्म मासेस। तो जब स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है उसमें फुल ऑफ स्पर्म वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो पूरा स्पर्म से फिल हो जाता है। इन द टेस्टिस ऑफ द मोस्ट ऑफ द फिशेस इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रेजेंट। तो टेस्टिस में बहुत सारे फिशेस में टेस्टिस में इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दिस सेल प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है इंटरस्टिशियल सेल्स के बारे में, आपको पूछ सकते हैं कि वो उनका काम क्या है, क्यों प्रेजेंट होते हैं। तो आप लिख सकते हो दिस सेल प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इंटरस्टिशियल सेल्स और लाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट सिंगली और इन स्मॉल ग्रुप बिटवीन द लॉब्यूल्स। तो इंटरस्टिशियल सेल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, लेडिंग सेल्स भी कहते हैं इसे, जो कि सिंगली प्रेजेंट होते हैं और स्मॉल ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द लॉब्यूल्स। इन मोस्ट ऑफ द फिशेस लॉब्यूल्स बाउंड्री सेल्स आर प्रेजेंट। तो बहुत सारे फिशेस में लॉब्यूल बाउंड्री सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। दिस सेल्स आर होमोलॉगस विद द सर्टोली सेल ऑफ द मैमल्स। तो ये सेल मैमल्स में जो सर्टोली सेल होते हैं उनके जैसे होते हैं। परफॉर्म्स सपोर्टिंग और न्यूट्रिटिव फंक्शन, और इनका फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है या और सपोर्टिंग फंक्शन, उस सेल को सपोर्ट करने का फंक्शन। दिस सेल ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन दी फैगोसाइटोसिस ऑफ रेसिडुअल बॉडीज एंड डीजेनरेटेड स्पर्म सेल। तो ये सेल और किस में मदद करते हैं, फैगोसाइटोसिस और रेसिडुअल बॉडीज एंड डीजेनरेट स्पर्म सेल। स्पर्म सेल जब डीजेनरेट होते हैं तब ये वर्क करते हैं।
तो ये सेल क्या करते हैं कि जो रेसिडुअल बॉडीज़ होती है उन्हें एनगल्फ करने का काम करते हैं। ये स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ा ही है। टीयर्स ऑफ लोब्यूल शोविंग वेरियस सेल टाइप्स। ये है ब्लड वेसल्स है, इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स है, स्पर्मेटोगोनियम है, सर्टोली सेल्स है, सिस्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ है, लोब्यूल किसे कहते हैं और ल्यूमेन किसे कहते हैं, ये सब यहाँ पे दिया गया है इस स्ट्रक्चर में। अभी है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव में क्या आता है? ओवरीज। ओवरीज आर द मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होती है? ओवरीज होती है। दे आर पेयर्ड। जैसे आपने अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वैसे ही होती है। देखिए यहाँ पे भी दे आर पेयर्ड। हाँ, मतलब ह्यूमन में भी ओवरीज पेयर्ड होती है। इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी ventral to the kidney and attached to the body wall by means of mesovellium। तो कैसे होती है? पेयर्ड होती है, इलोंगेटेड होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, वेंट्रल टू द किडनी, किडनी के नीचे, एंड अटैच टू द बॉडी वॉल, बॉडी वॉल से अटैच होती है बाय मीन्स ऑफ मीजोवेरियन। ठीक है। बोथ द ओवरीज आर यूनाइटेड एट द कॉर्डल एंड। तो दोनों भी ओवरीज कॉर्डल एंड पे आके यूनाइट होती है। शॉर्ट ओविडक्ट अराइजेस फ्रॉम हिंडर पार्ट ऑफ द ओवरी। तो ओवरी से एक शॉर्ट ओविडक्ट निकलता है। टू ओविडक्ट फ्यूज टू ईच अदर एंड ओपन टू द आउटसाइड। और दोनों ओवरीज से जो ओविडक्ट निकलता है वो एक जगह फ्यूज होता है और वो आउटसाइड में ओपन होता है बाय द सेपरेट जेनेटल अपर्चर और बाय अ कॉमन जेनेटल ओपनिंग। और वो जो आउटसाइड में ओपन होता है उस वो किसके थ्रू? बाय द सेपरेट जेनेटल अपर्चर और बाय कॉमन जेनेटल ओपनिंग। जेनेटल ओपनिंग उसे कहा जाता है। इन मैच्योर कंडीशन ओवरीज आर थिन, फ्लैसिड एंड ट्रांसल्यूकेट। तो इमेच्योर कंडीशन में ओवरीज कैसी होती है? थिन होती है, फ्लैसिड होती है, मीन्स एम्प्टी, और ट्रांसलूकेंट होती है। इन मैच्योर कंडीशन दीज आर एनलार्ज्ड। जब मैच्योर हो जाती है तब कैसी होती है? एनलार्ज होती है, बड़ी होती है, लॉब्यूलर होती है। एंड इन राइप कंडीशन ओवा आर सीन बल्जिंग आउट थ्रू द अपर्चर। और जब वो बहुत ज़्यादा राइप कंडीशन में होती है ओवरीज, तब उसमें ओवाज हमें दिखते हैं, एग्स हमें दिखते हैं बल्जिंग टाइप थ्रू द अपर्चर। वॉल ऑफ ओवरी इज थिक ड्यूरिंग नॉन ब्रीडिंग सीजन, वेयर एज इन ब्रीडिंग सीजन इट बिकम थिन एंड हाईली वॉस्क्यूलर। तो ओवरी की जो वॉल होती है वो जब नॉन ब्रीडिंग सीजन होता है तब वो थिक होती है, और जबकि जब ब्रीडिंग सीजन होता है तब थिन हो जाती है और हाईली वस्क्यूलर हो जाती है। वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। फर्स्ट इज आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर मोस्ट लेयर। देखो यहाँ पे वॉल कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर, इनर लेयर और ये इनर मोस्ट लेयर। आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम। तो जो आउटर लेयर है उसे क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं इस लेयर को। देखिए पेरिटोनियम। मिडल लेयर इज थिक कॉल्ड एज ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया एंड मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर फाइबर एंड ब्लड कैपिलरीज। तो ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया ये जो मिडल लेयर है। ये जो लेयर है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया,
जो कि किससे बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू, मसल फाइबर्स एंड ब्लड कैपिलरीज। इनर मोस्ट लेयर इज द लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम विच प्रोजेक्ट इनटू द ओवोसील इन द फॉर्म ऑफ लेमिले। तो इनर मोस्ट लेयर होती है जर्मिनल एपिथेलियम। ये देखिए, ये जो लेयर है थर्ड वाली, ये जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर है। और उसमें क्या होते हैं? ओविजिरस लेमेले। Innermost layer is the layer of germinal epithelium which project into the oocyte in the form of lamellae. These lamellae are the site for development of oocyte. तो यहीं पे क्या होते हैं? ओवास फॉर्म होते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ oocyte वहाँ पे होता है। The germ cell और oogonia originate from the germinal epithelium and are present in the group of cluster on the laminae. तो जर्म सेल और oogonia कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, जो थर्ड लेयर है, एंड आर प्रेजेंट इन द ग्रुप और क्लस्टर ऑन द लेमिना। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्लस्टर में और ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं ऑन द लेमिले। ईच ओगोनियम हैज़ अ लार्ज न्यूक्लियस एंड अ थिन लेयर ऑफ ooplast। तो हर एक oogoनियम में क्या होती है? लार्ज न्यूक्लियस होता है। ये देखिए, ये oogoनियम है जो कैसे बना हुआ होता है? लार्ज न्यूक्लियस और थिन लेयर ऑफ ooप्लाज्म। बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ राइप ओवा ईच oogoनियम passes थ्रू नंबर ऑफ मैच्योरिटी स्टेजेस। तो बिफोर डेवलपमेंट ऑफ राइप ओवा मीन्स राइप ओवा बनने के पहले हर एक oogoनियम को नंबर ऑफ मैच्योरिटी स्टेजेस से पास होना होता है। द डेवलपिंग एग इज नोन एज एन oocyte। और जो एग डेवलप हो रहा होता है, डेवलपिंग स्टेज में जब एग होता है, तब उस एग को क्या कहा जाता है? oocyte कहा जाता है। तो देखिए, ये फीमेल की ओवरी का स्ट्रक्चर है। तो ये देखो, जनवरी में ऐसी होती है, फिर फेब में, फिर मैच्योर फेज उनका चालू होता है, तब एग से पूरी तरीके से ओवरी फिलअप हो जाती है। तो इस तरीके से दिखती है। ये मैच्योरेशन पे है, मैच्योर ओवरी है। उसके बाद ये स्पॉनिंग पीरियड के टाइम पे है जब, और ये रेस्टिंग फेज मीन्स स्पॉनिंग होने के बाद जब वो एग्स पूरे एम्प्टी हो जाते हैं, तब ये रेस्टिंग फेज में आ जाती है। उसके बाद इस फेज को स्पेंट फेज कहते हैं। और ये फिर से जब तैयार होने लगती है मैच्योरिटी फेज के लिए, तब उस स्टेज को अर्ली मैच्योरेशन फेज कहा जाता है। तो इस तरीके से होती है। और इसका जो जब हम लोग TS लेते हैं, तो इस तरीके से हमको स्ट्रक्चर दिखता है। Thank you, students.